एक बार की बात है, एक आम के बाग में दो चुड़ैलें जिसका नाम रज्जो और सोना होता है, एक आम के पेड़ पर बैठी बातें कर रही होती हैं और रज्जो किसी भूखे बच्चे की तरह आम खाने में लगी होती है। उसे देखकर सोना कहती है, अरे रज्जो, तू आम कैसे खा रही, जैसे जन्मों से तुझे कभी आम नहीं मिला हो। बिल्कुल नशेड़ी लग रही है तू आम खाते हुए। सोना की बात सुनकर रज्जो हंसते हुए कहती है, सोना बहन तुम भी ना नशेड़ी। अरे आम है ही ऐसी चीज, तुम्हें पता है ये फलों का राजा है और सिर्फ इसके लिए तो मैं किसी की जान भी ले लूं। और सिर्फ पके ही नहीं, मैं तो कच्चे आम भी खा सकती हूँ और मैं कहती भी थी पहले। लेकिन रज्जो बहन जरा ये तो बताओ, तुम चुड़ैल कैसे बनी? तुम तो भले घर की लगती हो। सोना की बात सुनकर रज्जो उदास हो जाती है और अपने बारे में बताने लगती है, मैं रामपुर गांव में रहती थी। मुझे आम खाने का बहुत शौक था। मैं आम खाए बिना नहीं रह पाती थी। मेरी इस आदत से मेरे घर वाले भी परेशान रहा करते थे। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा और गांव में कहीं भी आम नहीं उगे थे सिवाय एक आदमी भीमा के। एक रात मैं भीमा के बाग में आम तोड़ने गई, तभी वहाँ भीमा आ गया। रज्जो, यहाँ के कर रही है तू? जानती ना है कि ये मेरा बाग है? चल फूट यहाँ से, चल। अरे भीमा भैया, ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं तो बस थोड़े से आम ही तो खा रही हूँ, खा लेने दो। इस बार पूरे गांव में कहीं आम नहीं है। लेकिन भीमा रज्जो की एक नहीं सुनता और उसे अपने बाग से धक्का देकर भगा देता है। रज्जो रोते हुए घर पहुँचती है। घर पर उसके गरीब पिता रामलाल रज्जो से पूछते हैं। रज्जो रामलाल को भीमा के साथ हुई सारी बात बताती है, जिसे सुनकर रामलाल बोलते हैं, बेटी तुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। भीमा बहुत ही बदमाश किस्म का और बहुत पैसे वाला है। सारा गांव उससे डरता है। लेकिन तेरी भी गलती क्या है? मैं ही इतना गरीब हूँ जो तुझे आम भी खरीद कर नहीं दे पाता। रामलाल को यूं दुखी देख रज्जो रामलाल से कहती है, आप दुखी मत हो पिताजी, मैं आगे से आम के लिए उस बदमाश की बाग में नहीं जाऊंगी, आप चिंता मत करो। एक रात रज्जो को आम खाने का मन होता है, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाती और घर के बाहर निकल जाती है। तभी उसकी सहेली रमा भी वहाँ आ जाती है। रमा रज्जो से कहती है, अरे रज्जो, कहाँ घूम रही है इतनी रात में? सब ठीक तो है? अरे क्या ठीक है रमा, मेरा आम खाने को इतना मन कर रहा है लेकिन कहीं भी आम नहीं है। तुझे पता है आम के बिना मैं नहीं रह पाती। बस इतनी सी बात। अरे ये भी कोई बात हुई? उस भीमा के बाग में आम ही आम है, चल वहीं चलकर खाते हैं। भीमा का नाम सुनते ही रज्जो घबरा जाती है और रमा से बोलती है, ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगी, वो मार डालेगा मुझे, पहले भी धमका चुका है वो। तू भी ना कितनी डरपोक है। अरे आज ही मैंने उसे शहर जाते हुए देखा था, वो नहीं है गाँव में। चल चलते हैं और खूब भरपेट आम खाएंगे। फिर रमा और रज्जो भीमा के बाग में जाकर आम तोड़कर खाने लगते हैं। रज्जो आम खाकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, मैंने एक से बढ़कर एक आम खाए, लेकिन इन आमों का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वाह, बहुत ही बढ़िया है ये तो। फिर रज्जो और रमा जब भी भीमा गांव के बाहर जाता, चोरी से भीमा के बाग में जाती और खूब आम खाती। एक दिन भीमा को अपने बाग में आम कम होने का शक होता है। फिर एक दिन भीमा घर से शहर जाने के लिए निकलता है, लेकिन शहर ना जाकर अपने बाग में जाकर छुप जाता है। उधर रात में रमा और रज्जो बाग में आती हैं। आज भी वो भीमा शहर गया है, आज फिर आम खाएंगे। सही कह रही हो रमा बहन, अगर भीमा के बाग में आम ना होते तो मैं इस बार बिना आम के ही रह जाती। फिर रमा और रज्जो आम तोड़ने लगती हैं, लेकिन तभी वहाँ भीमा आ जाता है। भीमा को देख रमा वहाँ से भाग जाती है। भीमा रज्जो को पकड़ लेता है और गुस्से में बोलता है, ओ तो तू है वो जो मेरे आम रोज खा जाती है। तुझे तो मैंने पहले भी रोका था ना। ऐसा कहकर भीमा रमा को मारने लगता है। मुझे मत मारो, मैंने सिर्फ आम ही तो खाए हैं, मत मारो। लेकिन भीमा गुस्से में रज्जो को मारता जाता है। थोड़ी देर में रज्जो भीमा की मार से मर जाती है। फिर भीमा रज्जो की लाश के टुकड़े टुकड़े करके जंगल में एक पेड़ के नीचे गाड़ देता है। उधर रमा भी भीमा के डर से किसी को कुछ
उधर रज्जो की आत्मा मरने के बाद भटकने लगती है और एक चुड़ैल बन जाती है। इस दुष्ट ने मुझे आम के लालच में मार डाला, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। एक रात भीमा अपने आम के बाग में सो रहा होता है, तभी उसके मुंह पर एक आम की गुठली गिरती है। भीमा हड़बड़ाकर उठता है और बोलता है, अरे कौन है जो मेरे बाग में मेरे ऊपर आम की गुठली फेंक रहा है? जरा सामने तो आ, तेरा आम रस यहीं बढ़ा दूंगा। लेकिन तभी उसके मुंह पर फिर से आम की गुठली आकर लगती है। भीमा गुस्से में इधर उधर देखने लगता है। तभी उसके सामने चुड़ैल बनी रज्जो आ जाती है। क्या हुआ भीमा, इतने गुस्से में क्यों? जरा से आम ही तो खाए हैं मैंने, और मेरा आमरस बनाकर दिखा दो। मुझे भी देखना है चुड़ैल का आमरस कैसा होता है। चुड़ैल को सामने देख भीमा डर जाता है और भागने लगता है, जिसकी वजह से वो चुड़ैल के हाथ से निकल जाता है। आज तो बच गया मेरे हाथ से, लेकिन कब तक बचेगा? कभी तो आएगा मेरे हाथ में। उधर चुड़ैल से बचने के बाद भीमा सीधा एक साधु के पास जाता है। साधु उसे देखकर बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, कहाँ से पिट कर आ रहे हो? किसने तुम्हारी ये हालत की? अरे आप हंसो मत बाबा, मेरी जान को खतरा है। एक चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई है। डरो मत बेटा, अब तुम मेरे पास आए हो। मेरे रहते वो चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बाबा, वो मेरे साथ मेरे बाग को भी बर्बाद करना चाहती है। वो बाग मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। कुछ करो बाबा, कुछ करो। भीमा को यूं रोते देखकर बाबा को उस पर दया आ जाती है। वो भीमा के साथ जाकर भीमा के बाग और उसके घर के चारों तरफ एक घेरा बना देते हैं और बोलते हैं, बेटा, जब तक तुम इस घेरे के अंदर रहोगे, वो चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ऐसा कहकर साधु वहाँ से चले जाते हैं। बस बहन, तब का दिन है और आज का दिन। मैं उस दुष्ट भीमा से अपना बदला लेने के लिए मरी जा रही हूँ। उन साधु बाबा की वजह से मैं उस बाग में और उस घर में नहीं जा पा रही और बदले की आग में जल रही हूँ। तुम्हारी कहानी सुनकर तो मुझे भी गुस्सा आ गया है। तुम चिंता मत करो, मैं उस दुष्ट से बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगी। फिर सोना और रज्जो चुड़ैलें आम खाने लगती हैं। एक दिन रज्जो आम के पेड़ पर बैठी आम खा रही होती है। तभी वहाँ सोना आती है। उसके साथ एक साधु बाबा भी होते हैं। उन्हें देखकर रज्जो हैरान रह जाती है और बोलती है, ये तो वही बाबा है। ये तुम्हें कहाँ से मिले? इन्होंने ही तो उस दुष्ट भीमा की मदद की थी जो कि मेरा हत्यारा था। रज्जो की बात सुनकर साधु बाबा दुखी मन से बोलते हैं, बेटी, मुझे पता नहीं था कि वो आदमी एक हत्यारा है। मैंने तो उसकी मदद इंसानियत के लिए की थी, जिसका मुझे अब तक अफसोस है। ऐसा कहकर साधु वहाँ से चले जाते हैं। चलो बहन, आज उस दुष्ट के बाग के आम खाते हैं। ऐसा कहकर दोनों चुड़ैलें भीमा के बाग की ओर उड़ जाती हैं और बाग में पहुंचकर आम खाने लगती हैं। अगले दिन भीमा अपने बाग की हालत देखता है। ये किसने मेरे बाग की ऐसी हालत की? एक बार पता चल जाए बस, मैं उसको जिंदा ना छोड़ूंगा। उसी रात भीमा के घर के बाहर एक सुंदर औरत आती है और जोर जोर से भीमा का नाम लेती है, भीमा जी, ओ भीमा जी, बाहर तो आइए प्लीज। औरत की आवाज सुनकर भीमा अपने घर के बाहर आ जाता है और सुंदर औरत देखकर उस पर मोहित हो जाता है। भीमा उस सुंदर औरत के पीछे पीछे चलने लगता है और भूल जाता है कि घर को पार करते ही चुड़ैल उसको मार डालेगी। जैसे ही भीमा अपने घर से थोड़ी दूर आता है, वो सुंदर औरत भीमा के पास पहुंचती है और बोलती है, भीमा जी, आप कितने बलशाली और सुंदर हो। आप जैसा मर्द तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। ऐसा कहकर औरत अपना रूप बदल लेती है और सोना चुड़ैल बन जाती है। तभी वहाँ रज्जो आ जाती है और भीमा को गले से पकड़कर बोलती है, आज तू मरेगा और आम खा खा कर मरेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल उसके मुंह में आम ठूंसने लगती है। भीमा का पेट फूलने लगता है और थोड़ी देर में ही उसका पेट फट जाता है। सोना बहन, अगर तुम ना होती तो मैं इस दुष्ट से कभी अपना बदला न ले पाती। फिर रज्जो और सोना वहाँ से चली जाती है।
धर्मपुर नामक गांव में एक बार इच्छाधारी नागिन घुस आती है। वो बहुत गुस्से में थी, आंखें लाल लाल और फन फैलाए हुए आगे बढ़े जा रही थी। वो गांव के जसरत के बेटे को उठाकर अपने साथ ले जाती है। जसरत और उसकी पत्नी अंजू नागिन के आगे बेबस थे, इसलिए अपने बेटे को बचा नहीं सके। मेरा बेटा, वो नागिन मेरे बेटे को उठाकर ले गई। अरे किसी ने मेरे बेटे को बचाया क्यों नहीं? डर के मारे ही किसी ने तुम्हारे बेटे को नहीं बचाया। कुछ लोग गए हैं उस नागिन के पीछे, वापस आएंगे वो लोग, तभी कुछ पता चलेगा तुम्हारे बेटे के बारे में। जो लोग नागिन के पीछे गए थे वो वापस तो आ गए थे, पर उन्हें वो नागिन और जसरत का बेटा कहीं नहीं दिखा। सुबह का समय था, सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। कुछ औरतें कुएं से पानी भर रही थी। तभी झाड़ियों से नागिन निकलकर बाहर आ जाती है। बचाओ बचाओ, ये नागिन फिर से हमारे गांव में आ गई। ये नागिन हमारे बच्चों की तरफ ऐसे क्यों देख रही है? तुम सब मुझे कितना भी मार लो, मुझे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं नागिन हूँ, नागिन, वो भी इच्छाधारी नागिन। पर तुम्हारे बच्चों का क्या? अगर वो एक बार मर गए तो वो मेरी तरह दोबारा जिंदा नहीं हो पाएंगे। इतना बोलकर नागिन सभी बच्चों को उठाकर वहां से तुरंत निकल जाती है। वो मेरी बेटी को उठाकर ले गई, उसे बचा लो कोई। मुनिया के बापू, मेरी बेटी को बचा लो, उसे वापस ले आओ। वो मेरा ना वो नागिन मेरे बेटे को भी उठाकर ले गई है। वो नागिन मेरे बेटे को भी मार देगी। वो नागिन रोज आती है और हमारे गांव के बच्चों को उठाकर ले जाती है। उनका वो क्या करती है किसी को कुछ नहीं पता। पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं। इस गांव की हर माँ की गोद सूनी होती जा रही है उस नागिन की वजह से। हम कब तक ये सब सहेंगे? हमारे बच्चों से ही हमारी दुनिया है, वो ही नहीं रहेंगे तो हमारे जीने का भी कोई फायदा नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। फिर क्या था, गांव वालों ने एक सांप पकड़ने वाले सपेरे को गांव में बुलाया। अच्छा, मुझे पकड़ने के लिए तुम लोगों ने सपेरे को बुलाया है? ये इतना सा सपेरा क्या मुझे पकड़ पाएगा? तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया कि नागिन इतनी बड़ी है? ये तो बहुत ही बड़ी है। हमने तुम्हें बताया तो था कि नागिन बहुत बड़ी है। ये वही नागिन है जिसके बारे में हमने तुम्हें बताया था। नागिन अपना फन फैलाती है और सपेरे को डस लेती है। सपेरा तुरंत मर जाता है। तुम लोग कितने भी बड़े सपेरे को बुला लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अब मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो करके ही जाऊंगी। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारे बच्चों को उठाकर ले जाती हो? उन मासूम बच्चों की क्या गलती? नागिन कभी बिना मतलब के किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, और तुमने तो मेरी दुनिया ही तबाह कर दी। तुम लोगों ने भी मेरे बेटे को मार डाला था, बस मैं उसी का बदला लेने आई हूँ। जैसे मेरी गोद सुनी हुई है वैसे ही मैं तुम सबकी गोद भी सुनी कर दूंगी। मार डालूंगी सभी बच्चों को। तुम्हारे बेटे को हम क्यों मारेंगे भला? हमने नहीं मारा उसे। तुम्ही ने मारा है। मैंने खुद अपनी मन की शक्ति से देखा वो नजारा। एक बार मेरा बेटा इस गांव में घुस आया था। जैसे ही तुम लोगों की नजर उस पर पड़ी तो तुम लोगों ने उसे अपनी लाठियों से मारना शुरू कर दिया। तुम लोगों ने उसे इतना मारा कि उसने तभी अपना दम तोड़ दिया। जब तुम सब वहां से चले गए तब मैं आई थी। वहीं कहीं मेरा बेटा, जब तुम सब वहां से चले गए तब मैं आई थी। वहां जहां मेरा बेटा मरा पड़ा था, उसे उठाकर मैं अपने साथ अपनी गुफा में ले गई। उसके बाद मैंने अपने आप से वचन लिया कि मैं तुम सब के बच्चों को मार दूंगी, जैसे तुमने मारा मेरे बच्चे को। नागिन के बेटे को बहुत बड़ी भूल हुई है। अच्छा हुआ मैंने वक्त पर अपनी गर्भवती बहू को बेटे के साथ शहर भेज दिया। तभी दूर से आवाज आती है, निर्मला चाची, ओ निर्मला चाची, तुम्हारा बेटा और बहू गांव में वापस आ गए, और वो अकेले नहीं आए हैं, वो अपने साथ आपके पोते को भी लाए हैं।
निर्मला का बेटा कौशल और बहू विधि गांव में वापस तो आ गए थे, पर उन्हें उस नागिन के बारे में कुछ नहीं पता था। क्या बात है, आप सभी एक जगह इकट्ठा क्यों हो? आप सभी कुछ परेशान भी दिख रहे हो। गांव में सब ठीक तो है ना? क्या हुआ माँ, आप किस सोच में खो गई? अपने पोते को गोद में नहीं लेंगी क्या? हम लोग बहुत थक गए हैं सफर में, थोड़ा आराम चाहते हैं। गांव वाले और निर्मला उन्हें कुछ नहीं बताते। निर्मला उन्हें अपने साथ घर ले जाती है। शाम का समय था। निर्मला कुछ सोचते हुए अपने बहू बेटे को खाना परोस रही थी। तभी कौशल पूछने लगता है, माँ, तुम्हें मेरी कसम, बताओ क्या बात है? जरूर कोई बात तो है जो तुम हमें बताना नहीं चाहती। जब से हम गांव में आए हैं, गांव के लोग कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। किसी के चेहरे पर कोई हंसी थी ही नहीं, सब गुमसुम से। निर्मला रोने लगती है और बोलती है, बेटा, तुम अभी बहू और अपने बच्चे को लेकर यहाँ से वापस शहर चले जाओ। निर्मला कौशल को नागिन के बारे में सब बता देती है। फिर क्या था, गांव में तभी नागिन घुस आती है। कौशल अपनी पत्नी और बच्चे को अंदर छुपा देता है और एक चादर लेता है। उस चादर को वो इस तरह लपेटता है जैसे सभी को लगे कि उसमें उसका बच्चा हो। कौशल उसे हाथों में लिए बाहर जाता है और नागिन को वहां से जाने को बोलता है। ओ नागिन, इस गांव में आतंक मचाना छोड़ दे और यहाँ से जा। अब तू हमारे बच्चों पर नजर डालेगी तो हम तेरी आंखें निकाल लेंगे। तू मुझे जाने को बोल रहा है? हाथ में बच्चा पकड़े हुए है और मुझे चला भगाने। अगर मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो तेरे इस बच्चे को उठाकर ले जाऊंगी। अब के आखिरी बार सूरत देख ले अपने बच्चे की, फिर कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि आज मैं इसे ही लेकर जाऊंगी। नागिन फौरन उसके हाथों से बच्चा छीन लेती है और जाने लगती है। कौशल नागिन का पीछा करता है और गांव के कुछ लोगों को भी अपने पीछे आने को बोलता है। कौशल की हिम्मत देख सभी उसका साथ देते हैं और उसके पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। नागिन जंगलों के बीच अपनी गुफा में घुस जाती है। ये नागिन तो गुफा में चली गई, पर गुफा में इतनी रोशनी किस चीज की है? रोशनी की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा। वो तो सब ठीक है, पर तुमने अपना बच्चा उस नागिन के हवाले इतनी आसानी से क्यों कर दिया? कौशल सभी को बता देता है कि उसने सिर्फ बच्चा दिखने का नाटक किया नागिन के आगे। उसमें बच्चा नहीं था, उसमें सिर्फ चादर थी। तभी गुस्से में नागिन बाहर निकलती है। उसने मुझे धोखा दिया। मुझे उस चादर में कोई बच्चा नहीं था। उसे शायद पता नहीं कि मैं नागिन हूँ। नागिन, उसे छोड़ूंगी नहीं। नागिन कौशल को मारने के लिए जैसे ही गुफा से बाहर निकलती है, कौशल पीछे से उसकी गुफा में घुस जाता है। गुफा में घुसते ही वो हैरान रह जाता है। जो तेज रोशनी थी वो एक मणि से आ रही थी और वो मणि उसी नागिन की थी। उस मणि के आसपास वो सभी बच्चे बेहोश पड़े थे जिन्हें वो अपने साथ उठा लाई थी। नागिन ने किसी को नहीं मारा था। कौशल जैसे ही मणि को हाथ लगाता है, नागिन को एहसास हो जाता है कि मणि किसी के हाथ लग गई है। वो फौरन गुफा में पहुंचती है। ए लड़के, इस गुफा में घुसने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? और तूने मेरी मणि को हाथ लगाया? ला, मेरी मणि मुझे वापस दे। मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। इन सभी बच्चों को मैं अपना बनाना चाहती थी, पर इन सब ने मुझे माँ कहने से मना कर दिया, तो मैंने इन्हें बेहोश कर दिया। इन्हें मारा नहीं। वो देखो उधर, वो मेरा बेटा है, मर चुका है वो। मैं बस उसे ऐसे देखकर ही जीती हूँ। नागिन की बात सुनकर कौशल को उस पर बहुत दया आती है। मेरे एक गुरुजी हैं, मैं उन्हें बहुत मानता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। तुम मेरे साथ चलो गुरुजी के पास, उनके पास तुम्हारी समस्या का हल जरूर होगा। नागिन कौशल के साथ चल देती है। ये भभूत तुम अपने मरे हुए बेटे के ऊपर छिड़क देना। उसकी आत्मा कहीं भी होगी, वो आकर उसमें वापस समा जाएगी और वो जीवित हो उठेगा। गुरुजी की ये बात सुनते ही नागिन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बहुत खुश थी। नागिन और कौशल वापस गुफा में जाते हैं। नागिन जैसे ही भभूत अपने मरे हुए बेटे पर डालती है, वो सच में जीवित हो जाता है। नागिन अपनी शक्तियों से सभी बच्चों को पहले जैसा कर देती है। गांव के लोग अपने बच्चों को सही सलामत देख बहुत खुश होते हैं और कौशल का शुक्रिया करते हैं।